हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10 की विषय गणित के लिए हमारा वीडियो रहेगा। उसके बाद जैसे ही हमारे को टाइम मिलेगा और भी हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। कक्षा 10 के लिए विषय गणित अध्याय नंबर 2 वास्तविक संख्या। ये जो हमारा चैप्टर है वो 3 अंक का रहेगा। इसमें हमारे जो प्रश्न होंगे वो 2 आएंगे। एक आएगा हमारे 1 अंक का और एक आएगा हमारा 2 अंक का सवाल। तो टोटल मिलकर हमारे अंक हो गए 3 हो गए। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। संख्या क्या होती है? तो संख्या हमारे पास 2 टाइप की है। पहली संख्या है वास्तविक और दूसरी होगी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको अपन रियल नंबर बोलते हैं और वास्तव में ये रियल ही होती है। और एक होती है काल्पनिक संख्या जिसको अपन इमेजनरी यानी अपन क्या करते हैं उसकी कल्पना करते हैं। तो देखो 2 टाइप की संख्या हमारे पास हो गई। एक हो गई वास्तविक संख्या और दूसरी हो गई काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या को थोड़ा साइड में ले लेते हैं। सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि जो काल्पनिक संख्या है वो क्या होती है। जैसे हमने ये पढ़ रखे हैं छोटे मोटे समीकरण कि एक्स स्क्वायर बराबर -1 होता है। यदि जो मेरा स्क्वायर है, यदि मेरा जो स्क्वायर है इधर आएगा तो जब 2 घात होती है स्क्वायर के ऊपर तो इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं प्लस और माइनस। और जब इधर आएगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर। और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव संख्या का वर्गमूल संभव नहीं होता, जिसको अपन ने क्या ले लिया, काल्पनिक संख्या के रूप में लिख दिया। जो हमारे चैप्टर के अंदर है, हमारे जो अध्याय के अंदर हमारे को जो पढ़ना है वो केवल वास्तविक संख्या को ही पढ़ना है। अपन पूरे बेसिक के साथ पढ़ाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया संख्या 2 होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी अपन पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, जो बड़े स्तर पर अपन को पढ़ने को मिलती है। तो हमारे सिलेबस के अंदर है वास्तविक संख्या। और ये जो वास्तविक संख्या है विशेषकर कक्षा 10 के लिए नहीं है। जो भी हमारे कंपटीशन हो, हमारे जो 6 से लेकर या 1 से लेकर जो भी अपन जिस स्तर तक पढ़ रहे हैं सबके लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्राकृत संख्या क्या होती है। ये जो हमारी प्राकृत संख्या जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर, और जैसे नाम से ही उत्तर है नेचुरल, यानी जो हमें प्रकृति ने दी थी। तो सबसे पहले प्रकृति ने हमें क्या दिया था, ऐसा याद रखेंगे इसको। एक, एक के बाद क्या मिल गया होगा, दो, दो के बाद क्या मिल गया होगा, तीन। तो फिर ऐसे ऐसे आगे संख्या क्या कर दी, बढ़ती गई, अनंत तक चली गई, जिसको अपन बोल सकते हैं प्राकृत संख्या। ये कोई परिभाषा नहीं है, हम उसको याद रखने का तरीका यूज कर सकते हैं। तो आपको मैंने क्या पढ़ाया, प्राकृत संख्या क्या होती है, जो नेचुरल है, यानी एक से स्टार्ट हो गई, एक दो तीन चार ऐसे करते करते हमारी संख्या अनंत तक चली गई। उसके बाद जैसे ही इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया दोस्तों, जीरो डाल दिया। और जैसे ही मैंने इसके अंदर जीरो डाला हमारी संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई। नाम से उत्तर हो गया पूर्ण। पूर्ण कब हो गई, जब जीरो डालेंगे प्राकृत संख्या के अंदर। ठीक है। तो जितनी भी हमारी प्राकृत संख्या, देखो दोस्तों ये प्राकृत संख्या है ना, 1 2 3, ये सभी पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। तो प्राकृत संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है। यदि आपको कोई पूछे प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, 0 होती है। कौन होती है, 0 होती है। उसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं तीसरे नंबर की, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर क्या होता है। यानी देखो नाम से उत्तर है, क्या लिखा है, पूर्णांक। यदि मैं इसको तोड़ के लिखूं, संधि करके लिखूं, पूर्ण धन क्या हो गया, अंक। पूर्ण धन क्या हो गया, अंक। यानी अंक पूरे हो गए। किसकी आवश्यकता पड़ी, नेगेटिव नंबर की।
जैसे जितने भी नेगेटिव नंबर है माइनस अनंत से लेकर जो अपन इंटीजर्स के अंदर बोलेंगे माइनस क्या बोल सकते हैं -5 -4 3 माइनस के अंदर जब बोलूँगा फिर 0 बीच में आएगा, फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा। यानी माइनस अनंत से लेकर जो प्लस अनंत वाली संख्या है हमारी पूर्णांक संख्या हो गई। तो दोस्तों याद हो गया, पूर्ण प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है और पूर्णांक के अंदर नेगेटिव नंबर भी आ गए। उसके बाद सम संख्या इवन नंबर किसे बोलते हैं? सबसे सिंपल यही है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा आ जाए, वो हमारी सम संख्या होती है। यानी ये हमारे 2 से विभाजित, जैसे 0 है तो 0 भी तो क्या होता है? 2 से विभाजित होता है। 0 के अंदर भी 2 का भाग दूंगा तो 0 आएगा, ये भी हमारी सम संख्या है। नेगेटिव के अंदर भी जाती है -2 -4 ऐसे चलती रहती हैं, और प्लस के अंदर भी जाती रहती है 2 4 6, इस तरह से हमारी ये क्या होती है? सम संख्या होती है। तो नाम से उत्तर हो गया, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। उसके बाद हमारा नंबर स्टार्ट होता है, क्या होता है? विषम संख्या। ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो सम संख्या को हटा दो पीछे बच जाएगी विषम संख्या, यानी जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो, जैसे 1 है 3 है 5 है, इधर माइनस में चले जाओ -1 -3, ऋणात्मक विषम संख्या धनात्मक विषम संख्या, ये सिंपल है दोनों। उसके बाद आता है हमारा, इसके बाद हमारा क्या आता है? परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p बटा q, p मतलब अंश, q मतलब हर, यानी जो p बटा q यानी अंश बटा हर, लेकिन मैंने ये लिख दिया कि q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे 0 हो जाएगा, यदि मैं q का मान यहाँ 0 रख दूं तो जैसे 0 रखने पर ये अनंत हो जाता है। कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0, 0 से विभाजित नहीं कर सकते। तो ये परिमेय संख्या क्या हो गया? जो संख्या p बटा q रूप में लिखे, लेकिन q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जैसे 1 बटा 2 है, अंश 1 हो गया, हर 2 हो गया। इसके बाद -3 बटा 6 नेगेटिव में भी हो सकती है। अब कोई कहता है सर 0 क्या है? अरे अच्छा, ये 0 तो 0 बटा 1 लिख सकते हैं, ये हो गया मेरा अंश और ये मेरा हो गया हर। जैसे 1 है तो 1 को मैं 1 बटा 1 लिख सकता हूँ, ये मेरा अंश हो गया, ये मेरा हर हो गया, तो ये मेरी हो गई परिमेय संख्या, अंश बटा हर परिमेय संख्या हो गई। अच्छा, इसी तरह से जो अंश बटा हर रूप में आप लिख सकते हैं, ये सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होता है? जो परिमेय नहीं हो, यानी जितने भी परिमेय संख्या है, यदि मैं उसे हटा दूं तो बाकी जितनी भी संख्या बच जाती है सभी हमारी अपरिमेय होती है। तो इसको समझाने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया वो आप एक बार जरूर देखें। शांत दशमलव प्रसार, पहली बात है शांत, क्या है? शांत दशमलव प्रसार। यदि मैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/4, यदि मैं 4 का भाग 1 में देता हूँ तो मेरा भाग रुक जाता है 0.25, मेरा आंसर रुका कि नहीं रुका? इसी तरह से पहली हो गई शांत, यदि हर का भाग अंश में देने पर भाग रुक जाता है, शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, वो हो जाएगी शांत दशमलव। अशांत दशमलव प्रसार क्या होगा? यानी मेरा जो अशांत दशमलव प्रसार, उसको भी मैंने, जैसे मैं किसी का भाग देता हूँ, जैसे 10 में यदि मैं 3 का भाग देता हूँ, मेरा भाग कभी रुकने वाला नहीं है, 3.3333 ऐसे मेरा आंसर आगे बढ़ता जाता है। और इसको भी मैंने क्या कर दिया? अशांत है ना, आगे हल जा रहा है ना, इसी तरह से इसको भी मैंने कितनी भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। एक मेरा हो गया आवर्ती, दूसरा मेरा हो गया अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा 2.141414 ऐसे बढ़ रहा है, जिसको मैं 2.14 के ऊपर बार लिख सकता हूँ। बार का मतलब इतनी बार वो आ रहा है, अनंत तक जा रहा है, 14 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है।
तो ये मेरी हो गई अशांत आवृत्ति, जिसको मैं क्या बोलूँगा, अशांत है। इसके साथ मेरा क्या हो रहा है, 14 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। एक होती है मेरी अशांत अनावर्ती, क्या होती है, एक मेरी क्या होती है, अशांत अनावर्ती। जैसे मैंने 1.10 100 ऐसा मैं बढ़ा रहा हूँ, या 1.214 ऐसा कुछ भी लिख रहा हूँ, अशांत हो और इसके साथ रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, जिसको हम नाम से बोलते हैं अनावर्ती। जिसका रिपीटेशन नहीं हो, बार बार अंकों की अदला बदली हो, बार बार अंक चेंज होते रहे, तो वो मेरा अनावर्ती कहलाएगा। यानी अशांत दशमलव प्रसार के दो प्रकार हो गए, एक हो गया आवर्ती जिसमें अशांत होगा, और आवर्ती होगी अंकों की। अनावर्ती में क्या होगा, अशांत होगा और उसके बाद अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए अब रिजल्ट क्या निकल के आ गया, मेन मुद्दे की बात वो होगी हमारे लिए जो मेन मुद्दे की बात ये है कि अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। क्या निकल के आ गया कि अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, पाई है। अब पाई को यदि आप बहुत जने क्या बोलते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, यानी पाई बराबर 22/7 होता है। तो 22 हो गया अंश और 7 क्या हो गया, हर हो गया। इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो जो कि हमारे लिए गलत है। मैं क्या बोलता हूँ कि पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, जिसका यदि मैं प्रसार करना चाहूँ तो 3.14 आगे अनंत तक इसका जाता रहता है। यानी जो पाई का मान होता है वो अशांत है, अनावर्ती है, इसलिए हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या रिजल्ट निकल के आ गया कि पाई का मान 22/7 नहीं होता, लगभग 22/7 के बराबर होता है। इस कारण पाई का जो दशमलव यदि मैं प्रसार करना चाहूँ तो वो अशांत अनावर्ती होता है। इस कारण हमारे पाई का मान होगा वो अशांत अनावर्ती होने के कारण अपरिमेय संख्या होगी। तो समझ में आ गया हो गया। तो अपरिमेय संख्या को, और जितने भी हमारे रूट के अंदर संख्या होती है, √2 है, √3 है, पाई है, ई आपके लिए नया है। ई का मतलब होता है 2.71, और इसका भी यदि मैं प्रचार करना चाहूँ वो भी अनंत तक जाता है। जितने भी रूट के अंदर संख्या हो, रूट के अंदर जिसका अपन पूर्ण वर्गमूल निकाल नहीं सकते, वो मैं बात कर रहा हूँ। यदि मैं इसका प्रसार करना चाहूँ तो वो क्या होता है, अशांत होगा और अनावर्ती होता है। इस कारण जितने भी रूट के अंदर संख्या लिखी होती हैं सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्या। अब बोला नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। देखो अभाज्य संख्या का नाम से उत्तर है, अभाज्य जिसको विभाजित नहीं कर सकते, यानी एक या खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में एक है, एक तो मैंने क्या बोला, एक को तो आप छोड़ दो, उसके बाद दो, दो के अंदर किसी का भाग जाता है क्या, नहीं। तीन के अंदर खुद के अलावा या एक के अलावा भाग जाता है, नहीं। पाँच नहीं। यदि मैंने 4 लिख दिया, अच्छा 4 में तो जा रहा है ना, दो का जा रहा है, इसलिए यह हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या हमारे 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 5 7 इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। अब यदि आपको कोई पूछे कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से अभाज्य संख्या होती है 15। 51 से 100 तक तो वो कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10। इसका मतलब यदि 1 से 100 तक पूछे तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर कितना होगा, 15 और 10 कितने हो गए, 25 ही हुए ना। आपका आंसर हो गया 25 हो गया। अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं
अभाज्य संख्या समझ में आ गया। 2, 3, 5, 7 ये जितनी भी संख्या होती हैं सभी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद भाज्य संख्या, जिसके अंदर किसी का भाग जाओ, ठीक है, जैसे 4 लिख दिया, 4 है, 6 है, बताओ इसके अंदर किसी का भी भाग जा रहा है, अभाज्य संख्या को हटा दो, भाज्य संख्या रह जाएगी आपकी। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट हैं आपके लिए जो मेन है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक न तो भाज्य है, देखो सुन लो, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, पहला रिजल्ट। दूसरा क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभी आपने पढ़ा है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, ये रहा आपके पास, 2 होती है, 2 होती है ना। अच्छा, तो 2 आपकी क्या है, सम संख्या है। अच्छा, कोई आपको बोले कि अभाज्य संख्या सम संख्या हो सकती है, अच्छा हो सकती है ना, 2 क्या है आपकी 2 क्या आपकी सम संख्या है, तो सम संख्या आपकी अभाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन यदि 2 को हटा दूं, यदि मैं क्या कर दूं, 2 को हटा दूं, तो 2 के अलावा जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या होगी सभी क्या होगी, विषम संख्या होती है। 2 को हटा दो, बाकी आपकी विषम संख्या होती है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, 4 होती है। और एक क्या होता है, न तो अभाज्य होगा न भाज्य होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली जो संख्या है हमारी, लास्ट इस संख्या को अपन पढ़ रहे हैं, वो संख्या है हमारे पास सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। यानी इस संख्या के अंदर क्या होगा, जब भी मैं 2 संख्या लेता हूं, जब भी मैं 2 संख्या लेता हूं और यदि इसमें से एक भी उभयनिष्ठ नहीं हो, एक भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो इसका कॉमन होगा वो 1 ही होगा, तो ये हमारी सअभाज्य संख्या होती है। जो हमारे 10th के अंदर जब हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे तो उसके अंदर अपन को उसको पढ़ना पड़ेगा कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या के अंदर एक भी कॉमन नहीं आए, मतलब जिनका उभयनिष्ठ पार्ट 1 हो, वो क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। तो ये जो चैप्टर है हमारे, टोटल मैंने आपको बता दिया, ये हमारा चैप्टर कितने नंबर का है, 3 अंक का है। और इसका पैटर्न क्या रहेगा, 1+2, 1 नंबर का 1 सवाल एग्जाम में आएगा और 1 सवाल आएगा हमारे 2 मार्क्स का। अब यहाँ पर 3 अंक का चैप्टर है, जिसको अपन 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है हमने। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर, मैंने इस चैप्टर को मैंने क्या कर दिया, उसको 4 प्रश्न के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। और ये 4 प्रश्न मैंने ऐसे बनाए हैं कि इस 4 क्वेश्चन से हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जो 4, यदि जिसको ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए, वो ये पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसब और मसब ज्ञात करना। क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसब और मसब ज्ञात करना। दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका से एचसीएफ निकालना। तीसरा क्वेश्चन आएगा हमारा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। और फोर्थ हमारा जो मेन क्वेश्चन है, शांत और अशांत, उसको चेक करो और फिर इसके बाद इसका क्या निकाल दो, दशमलव प्रसार निकाल दो। अब जो अगला जो टॉपिक है अपन आगे पढ़ेंगे, इसको एक एक क्वेश्चंस को लेकर और बढ़िया शानदार तरीके से अपन इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर देंगे इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि, जो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा।